एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अभी अभी क्या हुआ है, 49वें हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। जो 49th चीफ जस्टिस इंडिया के कौन बने हैं? यू ललित, जिनका पूरा नाम क्या है? उदय उमेश ललित। ठीक है। और इससे पहले जो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी रिटायर हुए हैं, वो कौन थे? NV रमन्ना। इसके साथ में हम ध्यान में रख सकते हैं जो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन रहे हैं हमारे? SA बोबडे। 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न है इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट, वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो वहाँ से अगर ऐसे पर्सन्स आके निकलते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे आके बैठते हैं, तो काफ़ी बड़ी बात होती है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे वो कौन थे? 46th चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस रहे थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो कौन रहे थे? रंजन गोगोई। काफ़ी न्यूज़ में भी रहे थे ये, क्योंकि इनके रिटायरमेंट के तुरंत बाद इन्हें क्या कर दिया गया था? राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर दिया गया था। ठीक है। तो ये हैं कुछ जो हमारे चीफ जस्टिस अभी जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और कुछ इनसे जो पहले रही हैं। इसके साथ में क्या कर सकते हैं हम ध्यान में, जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही हैं। ठीक है। वो कौन थे हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हीरालाल जे कान्या, या फिर इन्हें क्या बोला जाता है? HJ कान्या। कौन थी हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है। तो ये थी अपॉइंटमेंट के बारे में। कौन रहे थे अभी तक? तो अभी तक कितने हैं? 49 जो अभी हुए हैं, 49 चीफ जस्टिस रहे हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी हम सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री के अंदर कब कैसे बनाया गया, क्या कुछ इनके फीचर्स हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिए, जब ब्रिटिश कंपनी का रूल था तो उस टाइम पे क्या था? 1774 के अंदर, 1773 के अंदर एक एक्ट पास किया गया था जिसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? दो चीज़ें हुई थी, जो मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ध्यान रखेंगे। जो फर्स्ट हमारे ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, जनरल ऑफ बंगाल, कौन थे? वॉरेन हास्टिंग। उसी टाइम पे 1773 के एक्ट के थ्रू 1774 के अंदर क्या किया गया था? कैलकटा के अंदर, आज के टाइम पे इसे क्या बोला जाता है? कोलकाता। उस टाइम पे कैलकटा बोला जाता था। कैलकटा के अंदर क्या की गई थी? सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी? कैलकटा के अंदर। ठीक है। ये था हिस्टोरिकल फैक्ट। इसके साथ में फिर धीरे धीरे कुछ चेंज होते गई। फिर उसके बाद क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया था? फेडरल कोर्ट को बनाया गया था। और फेडरल कोर्ट को बनाया कब गया था? 1937 के अंदर। तो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शुरुआत हुई थी अबाउट जुडिशियल सिस्टम की। जो आज के टाइम पे हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना, वो कैसा सिस्टम है? जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड बोला जाता है। इंटीग्रेटेड यानी कि सबसे ऊपर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स पास किए वो उसके नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, या जो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके नीचे जो सभी कोर्ट्स हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगी इनकी, उन सभी कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं जो वो पास करते हैं वो उन्हें मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसके अपोजिट में अगर हम कंपेयर करें, जो यूएस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं या जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, देखिए यूएस कैसे बना था, जो 50 यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, प्रोविंसेस बोलते हैं जिन्हें, स्टेट्स हैं, उन अलग अलग स्टेट्स, वो अलग अलग स्टेट इकट्ठा होके उन्होंने एक कंट्री बनाई थी। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर क्या था, इन्हें क्या बोला जाता है, indestructible union of destructible states, यानी कि जो यूएस के अंदर कोई भी स्टेट कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर क्या बोला जाता है, indestructible union of indestructible स्टेट्स। सॉरी, ये ऑपोजिट हो गया, जो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है वो किस में होगा, यूएस के अंदर। यानी कि यूएस के अंदर जो स्टेट्स हैं वो भी क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल, और जो यूनियन है उसको भी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर देखिए, हमने पढ़ा था आर्टिकल्स, जब हमने पढ़े थे जो डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, उसमें क्या था, जो आर्टिकल 3 था उस आर्टिकल के थ्रू क्या था, हम किसी भी स्टेट को तोड़ के किसी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, किसी दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, हमारी जो यूनियन है, हमारा जो पूरा यूनियन किसे बोला जाता है, एक पॉलिटिकल यूनिट है किसकी, स्टेट्स की। तो हमारी यूनियन भी नहीं टूट सकती, ना ही हमारे स्टेट्स, सॉरी हमारे स्टेट्स को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट है, दो स्टेट्स को एक भी बना सकती है, दो या दो से ज़्यादा, या एक स्टेट को ब्रेक करके 2 या 3 जितने वो डिवाइड कर सकती है। तो स्टेट्स की जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो यूएस के अंदर क्या है, जो हर स्टेट के अंदर यूएस के उनकी हाई कोर्ट्स हैं, तो उनकी जो हाई कोर्ट्स होंगी अलग अलग स्टेट्स की, और यूएस की जो सबसे ऊपर क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है कम्प्लीटली। जो इसके ऑर्डर्स होंगे वो इनके ऊपर थोपे नहीं जा सकते हैं हाई कोर्ट के ऊपर। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या होगी, हाईएस्ट, जिसे क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को हमारी कंट्री के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। और इसके साथ में ये सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, देखिए 2 चीज़ें बोली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या, हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंजेस हो गए उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी गारंटी भी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। और गारंटी किसके थ्रू देता है, आर्टिकल 32 के थ्रू, जिसे क्या बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसे क्या बोला जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर यही पावर है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे, कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि रखवाला। और जो गारंटर है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी गारंटी भी कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ था, 1935 का एक्ट बना, फेडरल कोर्ट्स आ गई इंडिया के अंदर। उसके बाद हमारा कंट्री जब आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंट हुई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उस टाइम पे हमारी कंट्री में क्या लागू किया, बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहले क्या थे इसके हेडक्वार्टर, जो इसकी जो ब्रांच थी वो कहाँ पे थी, कलकत्ता के अंदर। फिर इसे कहाँ पे लाया गया, दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसके साथ में क्या, और दिल्ली के अंदर कब लाया गया था इसे, सॉरी 1937 के अराउंड। तो अभी हेड जो मेन ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट की वो कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज़ और मेंशन की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होंगे हमारे इंडिया के, वो क्या कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच है वो दिल्ली से हटाकर कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, और लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पहले क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल।
और साथ में जो ये जो पॉइंट मेंशन किया गया वो क्या है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की वो डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि वो अगर वो चाहे तो दिल्ली से हटा के, जैसे अगर देखिए कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच कहाँ पे, सिर्फ दिल्ली के अंदर। अगर साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहता है और उसकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसे कितना ज़्यादा खर्चा उठा के, पहले तो ट्रैवलिंग का, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कानून, क्या कितना लंबा केस चलते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो, ठीक है। तो उस जस्टिस क्या हो जाता है फिर, महंगा भी होगा उसे, ठीक है, और इजीली वो एक्सेस भी नहीं कर पाएगा। जस्टिस के बारे में एक चीज़ बोली जाती है, जस्टिस इज लेट, जस्टिस इज डिनाइड। अगर न्याय समय पे नहीं मिले तो वो क्या हो जाता है, न्याय का उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जस्टिस क्या होता है, जब किसी को ज़रूरत हो उसी टाइम पे उसका निपटारा किया जाए। हमारे कंट्री के हर कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस पेंडिंग, अभी जो 49 चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने इसी बात पे जोर दिया है कि हमारे कंट्री के अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा, ठीक है। तो चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो मेन ब्रांच है उसको दिल्ली से चेंज करके कहीं भी ला सकते हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल के थ्रू, अगर वो चाहे तो। कंपलसरी प्रोविज़न नहीं है, और ये कहाँ पे मेंशन किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कब कैसे बना था, ठीक है। एक और चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए आज के टाइम पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा 34 जजेस हैं। इन 34 जजेस के अंदर क्या है, 33 तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जजेस हैं, और साथ में क्या है, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे इतनी नहीं थी, जो जजेस की संख्या वो धीरे धीरे बढ़ाई गई है। तो जब फर्स्ट टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया 1950 में, उस टाइम पे हमारे कंट्री में कितने थे टोटल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस, 8। वो क्या थे, 7+1, 1 तो क्या थे चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे चेंजेस हुए, वो कैसे हुए थे, 1956 के अंदर क्या किया गया, एक जो 9+1 यानी कि 10 जजेस, 2 संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। 9 अदर जजेस होंगे, 1 क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होंगे, या फिर हमें क्या बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर 1960 1956 के अंदर क्या किया गया, 2 बढ़ा दी गई संख्या। 1960 के अंदर क्या किया गया, 13 हो गए, 12+1। फिर 1977 के अंदर क्या किया गया, 16+1 होगी इनकी जो संख्या थी। और फिर 1986 के अंदर क्या होगी, 25+1, ठीक है। फिर 2009 के अंदर हुई थी इनकी संख्या 30+1, और आज के टाइम पे कितनी है हमारी, 33+1। तो +1 में क्या होंगे, हमारे चीफ जस्टिस, और बाकी क्या होंगे, अदर जजेस। तो ऐसे हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की संख्या है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो विमेन जजेस हैं हमारी कंट्री के अंदर, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम हो, जुडिशियल हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम रहती है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर जो 33% रिजर्वेशन है विमेन के लिए, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे, बीजेपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उनकी काफ़ी फुल मेजॉरिटी है। देखिए पॉलिटिकल कोई भी काम करने के लिए क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल। यही बात की इन्होंने बोली थी जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। उन्होंने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी बेस्ट माना जाता है, काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर प्रोविज़न काफ़ी अच्छे से दिया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल होगी किसी पॉलिटिक्स को, जो पॉलिटिकल विल अगर अच्छी होगी तो हमारी कंट्री के अंदर अच्छे से काम किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो आज के टाइम पे, आज तक देखिए 1950 से लेकर अब तक 2022 तक 72 साल हो गए हैं, आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, एक भी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें आज तक एक भी महिला नहीं मिली है। 2021 के अंदर 3 विमेन जजेस की अपॉइंटमेंट की गई थी, जस्टिस B.V. नागा,
हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। इसके साथ में आज के टाइम पे देखिए कितनी है, 33+1 जजेस हैं, 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट में। आज के टाइम पे 4 ऐसी महिला जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, ठीक है। और साथ में कौन है इनके, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ठीक है। अभी ऐसा बोला जा रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की भी एक प्रोसीजर होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए सिंपली अगर पहले जजेस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, फर्स्ट तो क्या होंगे, कोई भी अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उनके अपॉइंटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए, उन्होंने या तो हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक प्रैक्टिस की हो एज अ जज, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के अंदर 10 ईयर्स तक क्या रहे वो एडवोकेट, ठीक है, या फिर जो प्रेसिडेंट की नज़रों में क्या रहे हो एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। ये 3 कंडीशंस होती हैं किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। और बस ये 3 कंडीशंस होती हैं। तो आज तक अभी क्या हमारी अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर 4 ऐसी महिला जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि 2027 तक 2027 में हमें क्या मिलेगी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भारत की, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन हो सकती हैं, जस्टिस बीवी नागारत्ना, ठीक है, नागारत्ना। और देखिए 1970 एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि 1901 मतलब ये 1973 तक क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस के लिए बनाया जाता है। देखिए अभी क्या है 34 जजेस हैं, तो इनमें से कैसे सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन चीफ जस्टिस होंगे, तो उन्हें कैसे सेलेक्ट किया जाता था, उनकी जो एज नहीं मानी जाती, उनकी होती है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किन्होंने की है लॉन्गेस्ट पीरियड तक। 1973 तक ये प्रैक्टिस रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आज के टाइम पर भी कितनी ज़्यादा होती है। सबसे पहले A.N. रे, इन्हें क्या बना दिया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1973 के अंदर। लेकिन उस टाइम पे इनसे ऊपर 3 और जजेस थे जो इस पोस्ट के एलिजिबल थे, जो 3 इनसे ऊपर थे प्रेसिडेंट्स के अंदर, ठीक है, प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये था कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट। अब इनकी अपॉइंटमेंट जैसे क्वालिफिकेशन हमने देख ली कि क्वालिफिकेशन क्या होती है चीफ जस्टिस और जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस बनने की। तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने चीफ जस्टिस देख लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने हैं, 33+1 जो चीफ जस्टिस हैं उसकी अपॉइंटमेंट देख ली। अब जो बाकी 33 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो भी जजेस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट होती कैसे है, उसके लिए देखिए टाइम टू टाइम एक इवोल्यूशन हुआ। जैसे क्या इन्हें कौन सेलेक्ट करता है, कोलेजियम सिस्टम बोला जाता है जिसे, इसका इवोल्यूशन हुआ है टाइम टू टाइम। देखिए सबसे 1982 के टाइम 4 जजेस केस आए आज तक हमारी कंट्री में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। 1982 को क्या बोला जाता है, 1982 के अंदर जो आया था फर्स्ट जजेस केस। उस टाइम पे क्या बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट हैं, एक जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए उनसे सिर्फ कंसल्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ उनकी कंसल्टिंग पावर थी किसके पास, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोली जाती है हमारी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सुप्रीम कोर्ट। तो उसकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए जो उसके अंदर जजेस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर किन्हें इंक्लूड किया जाता है, जो यहाँ पे जजेस होते हैं, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम से ही उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो पार्टीज़ हैं हमारे कंट्री के अंदर, जो पॉलिटिकल सिस्टम, वो क्या चाहता है कि उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है या जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो 1982 के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट जजेस केस के अंदर क्या जुरिस्डिक्शन दी गई थी,
कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनका सिर्फ कैसा काम होगा, कंसल्टिंग, बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन से किसी भी जज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया था 1993 के अंदर सेकंड जज केस, सेकंड जजेस केस। इस केस के अंदर क्या बोला गया था, सेकंड जजेस केस के अंदर देखिए, सेकंड चीफ जस्टिस, सेकंड जजेस केस में क्या बोला गया, इसकी देखिए, इन केस की जो सुनवाई वो कौन करते थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती थी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में क्या बोला दे, जो उन्होंने बाद में जो पास किया था, उन्होंने क्या बोला था, लास्ट जो उनकी जुरिस्डिक्शन थी उसमें क्या बोला था कि जो एक तो चीफ जस्टिस होंगे, इसमें क्या था, सिर्फ कंसल्ट करने का उन्हें अधिकार दिया गया था जजेस को। लेकिन फिर क्या बोल दिया गया कि जो जज की अपॉइंटमेंट कमेटी होगी जो उन्हें सेलेक्ट करेगी, ठीक है, वो कौन होंगे, एक तो चीफ जस्टिस होंगे और 2 अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी, जो सुप्रीम कोर्ट की थी, जो इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए ये किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन धीरे वो जो हमारी गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर जो मिनिस्टर या एमपीज चुने गए हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए इनकी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। फिर 1998 के अंदर आया था थर्ड जजेस केस। इसमें क्या बोला गया, एक तो चीफ जस्टिस होंगे और 4 अदर जजेस होंगे, इनकी जो कमेटी बैठेगी वो क्या करेगी, उस जज को सेलेक्ट करेगी और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसे नॉमिनेट। ये 3 जजेस केस देखे हमने, जो क्या क्या थे, 1982 के अंदर, 1993 के अंदर, 1998 के अंदर, ठीक है। फिर 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, जो कि था 2014 के अंदर। उसके थ्रू वह क्या लेके आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें क्या बोला गया, इसके अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, जो उन्हें नॉमिनेट करने की जो कमीशन बैठेगा, जो बॉडी होगी, उसको क्या बोला गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके अंदर क्या बोले गए, 6 मेंबर होंगे, 6 में से 3 तो क्या होंगे गवर्नमेंट की तरफ से और 3 क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके अंदर क्या होंगे, 1 तो चीफ जस्टिस होंगे और 2 अदर जजेस होंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या होंगे, 2 तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होंगे और साथ में 1 क्या होंगे, जो हमारे लॉ मिनिस्टर होते हैं उनको। तो ये 6 मेंबर की बॉडी क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी, नॉमिनेट करेगी किन्हें, जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनको। फिर कौन करेगा उन्हें अपॉइंट, प्रेसिडेंट। लेकिन जुडिशरी को ये चीज़ मंजूर नहीं थी क्योंकि इंडिपेंडेंसी को खतरा था उनकी, ठीक है। तो फिर 2000 हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है और एक्टिविज़म की भी पावर होती है, ठीक है। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 को क्या कर दिया था, जो ये 2014 के अंदर जो एक्ट पास किया गया था, 99वां संविधान संशोधन किया गया था 99th, इसको क्या कर दिया था, नल एंड वॉइड करार, यानी कि इसको रद्द कर दिया गया था। जो ये संविधान संशोधन पास किया गया था 2014 के अंदर, नल एंड वॉइड करार कर दिया गया। तो आज के टाइम पे हमारे कंट्री के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट, जहाँ भी जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होती है, 5 मेंबर की कमेटी होती है। 1 तो क्या होते हैं उसके अंदर चीफ जस्टिस और साथ में 4 क्या होंगे, एमिनेंस जूरिस्ट, या जो सुप्रीम जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होती है अपॉइंटमेंट प्रोसेस। हमने क्या क्या देखा, हिस्टोरिकल प्रोविजंस देख लिए, कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारी जुडिशरी का, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होती है, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, अभी तक कौन कौन अपॉइंट हुए हैं, जो सबसे पहले पूछे जाते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस, और अभी लास्ट में जो 4 हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस किए। साथ में कितनी शीट्स थी फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टिल डेट, ठीक है। इसके साथ हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, देखिए ये भी पूछा जाता है वीमेंस के कंसिडर, इनका जो 2 चीज़ और देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर
जो जजेस होते हैं वो क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं, ठीक है। ओथ इन्हें कौन दिलाते हैं, ओथ या फिर क्या होती है, अफर्मेशन, वो कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये शपथ उन्हें किस चीज़ की दिलाई जाती है, ट्रू फेथ, एलिगेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जो हमारी हाई कोर्ट के अंदर जो भी जजेस होते हैं उनकी शपथ दिलाई जाती है, वो क्या दिलाई जाती है, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सच्ची निष्ठा और सच्चा विश्वास और निष्ठा। एलिगेंस का मतलब क्या होता है, निष्ठा, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इस चीज़ की उन्हें क्या दिलाई जाती है, ओथ या शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है, देखिए ओथ देख लीजिए इनकी हमें, सुप्रीम कोर्ट का मोटो, सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है हमारा, व्हेन देयर इज अ ट्रुथ देयर इज विक्ट्री। जहाँ पे सच होगा वहाँ पे क्या होगी, विजय भी अवश्य होगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा किस मोटो पे काम करता है, इस मोटो पे काम करता है। इसके अलावा हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, देखिए अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, कई बार अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई जज अच्छे से काम नहीं करता, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की अंदर सच्ची निष्ठा और सच्चा विश्वास उसकी शपथ दिलाई जाती है, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो उन्हें कैसे हटाया जाता है, उनकी एक इम्पीचमेंट की जाती है, ठीक है। उसकी भी एक प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट की। कैसे होती है, अगर देखिए अगर कोई जज है अच्छे से काम नहीं करता, अगर दो ऐसी कंडीशन होती हैं, या तो मिसबिहेवियर किया उन्होंने, बिहेवियर, या फिर इनकैपेसिटी, यानी कि वो या तो उस कंडीशन में है नहीं कि वो अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभा सकें। तो इम्पीचमेंट कैसे की जाती है, हमारी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इम्पीचमेंट को शुरू करने के लिए जो 50 मेंबर है राज्यसभा के, उनसे वोट दिलाई जाती है अगर वो इस चीज़ के फेवर में है, और 100 मेंबर कहाँ से होने चाहिए, लोकसभा की, ठीक है। फिर ये किसके पास जाती हैं, जो स्पीकर के पास, ठीक है, स्पीकर या चेयरमैन, मतलब रिस्पेक्टिवली लोकसभा के अंदर क्या होंगे, स्पीकर, राज्यसभा के अंदर क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। अगर देखिए स्पीकर और चेयरमैन के पास पावर होती है तो वो इस चीज़ को डिनाई भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, या फिर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मान लिया अगर कोई भी जज है उसने अच्छे से अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं किया, तो उनकी इम्पीचमेंट की अगर प्रोसेस शुरू होती है, ये प्रोसेस होगी, फिर स्पीकर या चेयरमैन के पास जाती है, अगर वो मना कर देते हैं तो वहीं पे वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है, जो उनकी इम्पीचमेंट करने की प्रोसेस थी। अगर स्पीकर या चेयरमैन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, स्पीकर खुद से एक कमेटी को बिठाते हैं, 3 मेंबर की कमेटी, ठीक है। उसके अंदर क्या होंगे, एक तो चीफ जस्टिस होंगे, साथ में क्या होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, ठीक है, एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। फिर ये अगर ये क्या बोल देते हैं कि मतलब अच्छे से काम नहीं किया, फिर स्पीकर को रिपोर्ट देते हैं। फिर इसके बाद क्या होती है, आगे प्रोसेस होती है, फिर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर फिर इन्हें पेश किया जाता है इनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस को। तो स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करना पड़ता है, इस प्रपोजल को, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, लोकसभा के अंदर उस समय जब ये वोटिंग हो रही है उस समय जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और जिन्होंने क्या की है, वोटिंग की है, वो उन्हें क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, स्पेशल मेजॉरिटी, या फिर क्या बोलेंगे, 2/3 मेंबर, किसके, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस समय प्रेजेंट भी है वहाँ पे और जिन्होंने वोट की है उनका 2/3, उसे क्या बोलेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी। अगर वो इससे पास कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से पास करना होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर इसके बाद वो किसके पास जाएगी, प्रपोजल प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उनका रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है किसी भी जज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर इसके बाद क्या होगा,
यही प्रोसेस होती है। आज तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है। एक ऐसे जज थे जिनके लिए मतलब ये प्रोसेस शुरू की गई थी, ठीक है, जिनका नाम क्या है, वी रामा स्वामी। ये जो प्रपोजल था मतलब स्पीकर जो चेयरमैन थे उन्होंने आगे बढ़ा दी थी, कमेटी बिठाई गई, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया था। फिर दोबारा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने की जब बारी आई थी तो राज्यसभा ने उस प्रपोजल को क्या कर दिया था, पास कर दिया था, लेकिन लोकसभा के अंदर उसे पास नहीं किया गया था। इसलिए जो प्रपोजल था वहीं पे क्या हो गया था, ख़त्म। तो इनकी भी क्या हुई थी, अपॉइंट जो रिमूवल है नहीं हो पाया था। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि किन के लिए जो प्रोसेस की इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के किस जज के लिए शुरू की गई थी, वो कौन थे, वी रामा स्वामी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स फिगर्स थे किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे मेंशन किया गया है, एक तो पार्ट है, पार्ट कौन से के अंदर है, पार्ट 5 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। जो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की, वो किसके थ्रू होती है, आर्टिकल 124 से। 124 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास 7 पावर्स दी गई हैं, ठीक है, जो ज्यूरिस्डिक्शन उनकी 7 हैं, कौन सी हैं, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर क्या होता है, देखिए कभी 2 स्टेट्स के अंदर झगड़ा होता है या 2 स्टेट्स और हमारे जो यूनियन है, सेंटर है, उसके बीच में झगड़ा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो वो किसके थ्रू जाते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के थ्रू। वो किस आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल 131 के अंदर। फिर होती है सेकंड रिट ज्यूरिस्डिक्शन। हमने पढ़ा था ना, हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है हम आर्टिकल 32 के थ्रू कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो उसे क्या बोला जाता है, रिट ज्यूरिस्डिक्शन। इसके बाद होती है हमारी अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन। अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर क्या होता है, जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकती हैं, अपील कर सकती हैं कि उनके अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं तो उनके अंदर उनकी सुनवाई कौन करे, सुप्रीम कोर्ट करे। 3-4 ऐसी कंडीशन होती हैं जो अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं। अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन क्या हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है, क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन, सिविल हो सकती है, और साथ में क्रिमिनल मैटर्स के लिए, सिविल मैटर्स के लिए, और साथ में क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन का यूज़ किया जा सकता है। 3 होगी हमारी, ओरिजिनल, रिट, अपीलेट। इसके अलावा क्या होंगी, एक होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ये पावर होती है आर्टिकल 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 137 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केसेस चल रहे हैं तो वो उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, ताकि आगे आने वाले टाइम में वो जो रिकॉर्ड की गई है उनका कभी अगर यूज़ करना पड़े तो उसको एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यूज़ किया जा सके। ठीक है, कहाँ पे मेंशन हो रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये क्या होगी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ज्यूरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पावर जो। इसके बाद क्या है, हमने क्या डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट का जब चैप्टर डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर पे अगर एडवाइस लेना चाहे तो ले सकता है। उसे क्या बोलते हैं, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। वो कहाँ पे मेंशन की गई थी, आर्टिकल 143 के अंदर। अब जब सुप्रीम कोर्ट को से जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट कब देगी, जब प्रेसिडेंट इसे मांगेंगे, खुद से नहीं। ठीक है, एडवाइस देने के लिए कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे। अगर जो प्रेसिडेंट हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे एडवाइस मांगते हैं, संवैधानिक जो मामले उन पे अगर एडवाइस मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एक जजेस की बेंच गठित करेगी। ठीक है, तो उसके अंदर कितने होंगे, 5 मेंबर्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर। अगर कोई अदर नॉर्मल मैटर है, लीगल मैटर है, लेजिस्लेटिव मैटर कोई और, तो उसके लिए 3 मेंबर्स की जो कमेटी है, जो बेंच है, वो कौन अपॉइंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट। और जो ये बेंच को अपॉइंट करने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो होती है हमारी आर्टिकल 145 के थ्रू। जो अपॉइंटमेंट, जो बेंच को अपॉइंट करने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, कौन अपॉइंट करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 5 मेंबर की
अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और अगर अदर मैटर्स हैं उनके लिए 3 मेंबर्स की। इस मैटर्स में भी क्या होता है, जो 2 मेंबर्स होते हैं, अगर कोई भी 2 मेंबर मना कर देते हैं उस चीज़ पे, तो वो आगे बढ़े। सॉरी, ये नहीं होगा। देखिए, हमने एक ये चीज़ होगी जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगी हमारी। हमने पीछे क्या पढ़ा था, जजेस के केस पढ़े थे कि जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। उसमें एक और चीज़ डिस्कस करेंगे हम, अपॉइंटमेंट किस। अब आज के टाइम पे जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंदर 5 मेंबर की जो कमेटी होती है, 1+4, 1 चीफ जस्टिस एंड 4 अदर जजेस। अगर इनमें से कोई भी 2 जजेस एक पर्सन के लिए, अगर उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है किसके लिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, अगर उनमें से कोई भी 2 मेंबर है जिन्होंने इनकी जो एप्लीकेशन है, मतलब उन्हें अपॉइंट करने की जो प्रोसेस शुरू की गई है, वो अगर उस चीज़ पे डिसएग्री हो जाते हैं तो ये आगे प्रपोजल नहीं बढ़ेगा। एक तो ये चीज़ होगी। इसके साथ में ये अब चीज़, ये मतलब देखिए, जो कॉलेजियम सिस्टम होगा हमारा, वो सेलेक्ट करके, मान लीजिए उन्होंने पास कर दिया ये प्रपोजल, कोई भी एक पर्सन है उसको सेलेक्ट करके किसके पास जाती है, फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब सेंट्रल जो, या फिर इनके बोला जाता है कैबिनेट कमेटी के पास, ठीक है, ये इनके पास जाएगी। फिर ये अपनी तरफ से एक बार इंक्वायरी बिठाते हैं। किसको बिठाते हैं, आईबी के थ्रू, इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू, जो पर्सन है वो अच्छे से इस पॉइंट, जो पोस्ट अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सके। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं, काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, काफ़ी बड़ी, ज़्यादा उनके पास उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो आईबी को क्या करती है, उनकी देखती है कि वो अच्छे से काम कर सकती है नहीं, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो वो कौन करती है, कैबिनेट कमेटी। फिर कैबिनेट कमेटी क्या कर सकती है, उसको एक बार उसको इस प्रपोजल को मना कर सकती है, ठीक है। अगर ये प्रपोजल उन्होंने एक बार मना कर दिया तो वापस इस कॉलेजियम सिस्टम के पास जाएगा। फिर दोबारा अगर इस कॉलेजियम सिस्टम ने अगर दोबारा इनके पास ये रिकमेंड कर दी उसी पर्सन की, तो दोबारा हमारी जो कैबिनेट कमेटी है उसको रिमूव नहीं कर सकती है, इनकी जो रिकमेंडेशन है उसको मना नहीं कर सकती। फिर उन्हें उस पर्सन को क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है एज ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड रहा है, कौन कौन क्या रहे हैं, अपॉइंटमेंट कैसी होती है, क्वालिफिकेशन क्या है, रिमूव कैसे होते हैं, कौन करता है, क्या उनके फंक्शंस हैं। फंक्शंस में हमने 4 उनकी जो 5 अभी उनकी पावर पढ़ी हमने, कौन से पढ़ी हैं, ओरिजिनल, रिट, अपीलेट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके साथ में 2 और क्या होंगी, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और कुछ और मैटर्स होते हैं जिन पे वो क्या, उनके पास पावर होती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, अदर पावर। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या कोई काफ़ी सारी ऐसी केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। एक और पावर, अदर पावर में हम क्या ध्यान में रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद की, मतलब जो कोर्ट होती है हमारी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके पास पावर होती है कि जो उन्होंने खुद जजमेंट दी है उसे रिव्यू करने की, ठीक है, उसे हटा भी सकते हैं। जैसे एक हुआ था गोलकनाथ केस हुआ था, उसमें क्या बोला गया था, गोलकनाथ केस के अंदर काफ़ी सारी ऐसी सब्जेक्ट्स थे कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या उनके अंदर काफ़ी सारी ऐसे सब्जेक्ट हैं उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1973 के अंदर क्या आया था, केशवानंद भारती केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस बोला जाता है। उसके थ्रू क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऐड किया गया था। उसके थ्रू क्या किया गया था, जो देखिए काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो पीछे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला कि ये काम होगा, बाद में आके अगर दोबारा से उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर वो केस जाता है तो उस केस को क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और उसे कैंसिल भी कर सकते हैं और नई जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं उस केस के ऊपर, ठीक है। तो ये किसके अंदर आती है, अदर पावर्स के अंदर, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे अबाउट सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ में हम एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हैं अबाउट विमेंस इन जुडिशियल सिस्टम, विमेंस इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अभी तक देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस हमारे इंडिया की अभी तक तो बनी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला जज, फर्स्ट विमेन जज, वो कौन रही हैं, लीला सेठ,
ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट विमेन जज, मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी विमेन जज कौन रही हैं, वो कौन है? अन्ना चांडी। फर्स्ट विमेन जज कौन रही हैं? एक मिनट, देखिए ये चीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर फर्स्ट चीफ जस्टिस। देखिए इसे शुरुआत से कर लें एक बार, क्या क्या कैसे रहा, क्या पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले से तो क्या देखेंगे हम, फर्स्ट एडवोकेट, पहली महिला वकील, फर्स्ट विमेन एडवोकेट। इसके बाद देखेंगे हम फर्स्ट विमेन जज, ठीक है। फिर फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो रही नहीं है। फिर देखेंगे फर्स्ट विमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, ये 4 चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट जो एडवोकेट है वो कौन रही हैं? कॉर्नेलिया सोराबजी, कॉर्नेलिया सोराबजी, सोराबजी, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट विमेन जज रही हैं, महिला न्यायाधीश रही हैं, वो कौन रही हैं? अन्ना चांडी। कब बनी थी ये? 1959 के अंदर। और किस कोर्ट के अंदर फर्स्ट विमेन जज बनी थी? हमारी केरला हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट की, वो कौन बनी थी? लीला सेठ। और किस हाई कोर्ट के अंदर बनी थी वो? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। फिर फर्स्ट विमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, वो कौन थी? फातिमा बीबी, ठीक है। और फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस फ्यूचर में कौन हो सकती है? बीवी नागारत्ना। तो ये क्या थी हमारी विमेन्स इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट के सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।